लाइट उस गर्लफ्रेंड की तरह हो गई है जो बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। पहले हमें लगता है कि लाइट पार्टिकल से मिलकर बनती है, तो हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ लेते हैं, सारा रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। फिर हमें लगता है कि लाइट नहीं लाइट तो वेव है, तो फिर हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। बहुत सारी डे 15, 16, 17 की वीडियोस में जाकर खत्म करते हैं। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन जैसे फेनोमेनाज हमारे सामने आते हैं जो वेव नेचर पर ठप्पा लगाते हैं। लेकिन यहां कुछ और ही करतूत लेकर आ गई आपके सामने लाइट, और हम लोग देखेंगे लाइट का डबल नेचर। हेलो हाय सत श्री अकाल, केम छो, कैसा काय, वेलकम टू परिवर्तन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग समझ चुके हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। मेनली बात होगी यहां पर लाइट की, और बड़े अजब गजब कारनामे देखने वाले हैं आप यहां पर एल्बर्ट आइंस्टाइन के। आ जाइए नोटबुक पेन उठाकर। तो बच्चों, पहला टॉपिक आज की क्लास का लग रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री है। दरअसल आप याद करो बोर्स का एटॉमिक मॉडल, जिसमें आपको सिखाया गया था कि एक एटम के अंदर सेंट्रल कोर होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, है ना। और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली तो इलेक्ट्रॉन के पास एक ही काम है जिंदगी भर, क्या करो, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाओ। लेकिन किसी को यह चक्कर लगाना पसंद नहीं है, चक्कर लगाना मजबूरी हो गई है दादा। मजबूरी कैसे हो गई है, क्योंकि उनके पास इतनी ही एनर्जी है। ले दे के बचपन से उनके पास सिर्फ इतनी ही एनर्जी मिली कि क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा सकते हैं। बट यदि कोई भला मानुष इन्हें बाहर से कोई एनर्जी सप्लाई कर दे तो ये ऑफकोर्स इस ड्यूटी से आजादी चाहेंगे, इस ड्यूटी से फ्री होना चाहेंगे। और मान के चलिए रूम टेम्परेचर पर ही सही, लेकिन यदि उनको एनर्जी मिल गई, कौन सी एनर्जी, थर्मल एनर्जी, जो हीट के फॉर्म में मिली है बेसिकली, और इतनी एनर्जी कि वो इस ड्यूटी से फ्री हो सके, तो यस ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर आ जाएगा, और यही कहलाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन कहीं नहीं आनी पेपर में, फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, जो इस ड्यूटी से फ्री हो गया वही फ्री इलेक्ट्रॉन है। आपने सुना होगा कि कंडक्टर्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब क्या है, मतलब यह है कि कंडक्टर में ना इलेक्ट्रॉन्स इस एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने वाली ड्यूटी से तो आजाद होते हैं, बट वो बाहर अपनी मर्जी से फ्रीली कहीं भी घूम रहे होते हैं, जिसको रैंडम मोशन बोला जाता है। आपने सुना होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, इसीलिए तो फ्री है, अपनी मर्जी के मालिक है, जहां दिल करता है वहां घूमते हैं। आज का बड़ा सवाल हमारा यह है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से फ्री हो गया, क्या ये इलेक्ट्रॉन पूरे मेटल से, पूरे कंडक्टर से फ्री हो सकता है क्या? मान के चलो यहां ये रैंडम मोशन में है, क्या मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को चाहिए सिर्फ और सिर्फ एनर्जी। एनर्जी के कारण ही ये यहां फंसा हुआ था, और एनर्जी के कारण ये यहां फंसा हुआ है। इस बार हमने इसको इतनी एनर्जी दी थी कि एटम से फ्री हुआ, और ज्यादा एनर्जी दे दे तो ये मेटल से भी फ्री हो जाएगा। और जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इसको मेटल से फ्री होने के लिए, उसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। दिस इज आवर सेकेंड टॉपिक ऑफ द क्लास। Without any definition, just need to understand the concept of work function. Work function is the energy required to knock out an electron from the metal surface. मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी आपको चाहिए उसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। बोले बात समझ में आ गई यार, जितनी एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा वो इसका वर्क फंक्शन हो जाएगा। वर्क फंक्शन मटेरियल टू मटेरियल अलग हो सकता है। आप सोडियम की बात करो तो अलग हो सकता है, पोटेशियम की बात करो तो अलग हो सकता है, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, जैसे मेरे पास एक मेटल है ए, एक मेटल है बी, और मैंने बोला ए का जो वर्क फंक्शन है वो बी के वर्क फंक्शन से ज्यादा है। इसका मतलब ए से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू बी। फाई मैंने यहां पर लिख दिया, तो आप ये समझ जाइए कि ये वर्क फंक्शन का सिंबल है। तो वर्क फंक्शन के बच्चों दो सिंबल हैं, डब्ल्यू नॉट या फिर फाई नॉट। यदि डेफिनेशन भी कोई लिखना चाहे यहां पर जिसका बिना डेफिनेशन के काम ना चले, तो लिख लेंगे क्या, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। लिख देता हूं मैं इधर, वैसे तो मेरा लिखा हुआ लोगों के समझ आता नहीं है, बट स्टिल अपनी आदत तो है लिखने की, तो लिख देते हैं वर्क फंक्शन इज डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी की जरूरत होती है उसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। ये हमारे दो टॉपिक यहां पर आपको समझ में आ गए होंगे। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं, चैप्टर को विस्तार से समझते हैं। बच्चों, मैंने यहां पर ना एक वर्ड लिख दिया है, एमिशन। आप 80% चैप्टर में सिर्फ इसी टर्म से रिलेटेड बात करेंगे, एमिशन। तो सबसे पहले इस एमिशन को समझ लीजिए। एमिशन
इलेक्ट्रॉन एमिट करता है कोई मेटल सरफेस तो उसी को एमिशन बोलते हैं। कब करता है? जब उसको एनर्जी मिल जाए। कितनी एनर्जी मिल जाए? वर्क फंक्शन के इक्विवेलेंट या उससे ज्यादा। बात समझ में आ गई ना भाई? वर्क फंक्शन क्या था? मिनिमम एनर्जी, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो जब इतनी एनर्जी की सप्लाई कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा। इसी को क्या बोलोगे? एमिशन। मैं कुछ एमिशन के टाइप्स आपको बताने जा रहा हूं जो इस चैप्टर के फंडामेंटल्स को समझने में बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। जैसे मैं एक एमिशन यहां पर डिस्कस करूंगा जिसको बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन में क्या होता है दादा कि यदि मान के चलिए आपके पास कोई मेटल है, कोई कंडक्टर है, उसको आप एनर्जी सप्लाई करते हो, वो एनर्जी जो होती है वो थर्मल एनर्जी होती है। थर्मल एनर्जी है अर्थात हीट से आने वाली एनर्जी है। और मेक श्योर कि ये थर्मल एनर्जी यदि ज्यादा हो किससे? वर्क फंक्शन ऑफ दिस मेटल सरफेस, तो क्या होगा? यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इसी को बोलेंगे एमिशन। और कौन सा एमिशन दादा? थर्मियोनिक एमिशन, एक टाइप ऑफ एमिशन। दूसरा एमिशन मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन में क्या होता है? आपके पास एक मेटल सरफेस होता है और आप इस पर ना एक इलेक्ट्रॉन, एक से मेरा मतलब है इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक कराते हो। इलेक्ट्रॉन्स जब आते हैं तो ऑफ कोर्स कुछ एनर्जी कैरी करते हैं अपने साथ में, और मेक श्योर कि जो ये एनर्जी है दैट शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। तो ये क्या करेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन ही आता है, इलेक्ट्रॉन पर कोलाइड करता है और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। ये होता है हमारा सेकेंडरी एमिशन। थर्ड है मेरा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। बाबा जिसको चैप्टर के बारे में थोड़ा भी पता है उसको ये जरूर पता है कि मुझे पूरे चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। फोटो स्टैंड्स फॉर लाइट हियर। फोटो स्टैंड्स फॉर लाइट हियर मींस इस बार समझदार को इशारा काफी, मेटल पर जो एनर्जी आएगी वो लाइट की फॉर्म में आएगी, वो लाइट एनर्जी आएगी। मेक श्योर ये लाइट एनर्जी यदि वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तीनों बार मैंने ढोल पीट के एक ही बात कही है फटे टेप रिकॉर्डर की तरह। क्या? एनर्जी आए कितनी? वर्क फंक्शन से ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, उसको एमिशन बोलते हैं। वो एनर्जी हीट से आएगी तो थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के कोलिजन से आए, इलेक्ट्रॉन से आए तो सेकेंडरी एमिशन बोलते हैं। लाइट से आए तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोलते हैं। क्यों समझ रहा हूं मैं? इसलिए समझ रहा हूं कि देखिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलते टाइम ये मैटर नहीं करता कि एनर्जी हीट से आई, यानी कि वेव से आई, या फिर इलेक्ट्रॉन से आई, आई मीन पार्टिकल से आई। इट डजंट मैटर कि हीट पार्टिकल से आ रही है या वेव से आ रही है। अपना तो इतना मतलब है दादा कि बस एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। क्लियर हुई बात? ठीक है ठीक है ठीक है। अब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बड़ा प्यारा सा लग रहा है आपको कि लाइट एनर्जी आई है, वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी। जैसे हीट निकाल सकती है ऐसे ये भी निकाल देगी, जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं ऐसे ये भी निकाल देगी। लेकिन इसके साथ कुछ झोल है दया, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? आओ गड़बड़ देखते हैं लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट में। हेडिंग लगाएंगे लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट। लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट, इसकी थियोरी, इसका डायग्राम आप अपनी बुक से देखें या नोट से देखें। यहां आपको लेनार्ड एक्सपेरिमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है इस चैप्टर में वो बहुत अच्छे से समझना है। देखो जरा सेटअप क्लियर करते हैं पहले। हमारे पास है एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। इवैक्यूएटेड मींस अंदर कुछ नहीं है दादा, और यहां पर हमने एक विंडो छोड़ी है जहां से आप अलाउ करेंगे लाइट को आने के लिए, और पड़े एक मेटल सरफेस पर, यानी कि मेरे पास एक मेटल इलेक्ट्रोड, एक और मेटल इलेक्ट्रोड मैंने यहां पर लिया है। क्यों लिया है आप इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसको मैं ना कनेक्ट करने वाला हूं एक बैटरी से, लेकिन सिंपल बैटरी से कनेक्शन नहीं होगा। ये जो बैटरी होगी वो वेरिएबल वोल्टेज की होगी, यानी कि वोल्टेज आप यहां पर वेरी कर पाएंगे। सेटअप देखिए कैसे 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 कैसे। मैंने यहां पर ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ले लिया है, देखिए हाँ, और ये बैटरी से कनेक्टेड है कुछ ऐसे, और ये जो है जब जब मैं इस कनेक्शन को चेंज करता हूं, यहां की बजाय यहां कनेक्ट करता हूं, लेंथ चेंज होती है, मींस रेजिस्टेंस चेंज होता है, मींस बैटरी चेंज होती है। इनफैक्ट मैं इसको यहां की बजाय यदि यहां ले आता हूं तो बहुत अच्छे से आप देखेंगे कि मैं बैटरी के टर्मिनल भी बदल देता हूं। ये वेरिएबल बैटरी का कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी कि आप इसको, इसकी पोजीशन को चेंज करने के बाद वैल्यू भी बदल सकते हैं वोल्टेज की, साथ ही साथ टर्मिनल्स भी बदल सकते हैं।
और इस चेंजेस को मेजर करने के लिए आपने एक वोल्टमीटर भी लगा रखा है। साथ ही साथ यदि यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो आपने क्लोज पाथ भी दिया है उसको, तो आप करंट भी मेजर कर सकते हो, जिसके लिए आपने एक माइक्रो एमीटर भी लगा रखा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये जो है वो एक मेटल प्लेट है, ये भी क्या है कि मेटल प्लेट है। इसको हम लोग यहां पर एमीटर बोलते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि इस पर लाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा। और इस वाले पोर्शन को कलेक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कलेक्ट करने का काम भी करेगा। अभी दादा सवाल क्या है कि यदि मैं बैटरी को भूल जाऊं कि मैंने बैटरी इस पर दी है, लगाई है, तो लाइट से सिर्फ क्या होने वाला है। देखिए जरा, मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि लाइट आए, इस पर पड़े और इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाले। इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए सिर्फ एक ही शर्त है, बोलो शर्त क्या, कि लाइट की एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। मैंने क्या करा, मैंने किसी एक पर्टिकुलर लाइट के साथ यहां पर मेटल सरफेस पर उसको हिट कराया, लेकिन देखा कि माइक्रोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब कोई करंट नहीं है, मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ही नहीं है। यदि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला है तो बहुत सिंपल सी बात हमें समझ में आती है कि इस लाइट की एनर्जी उतनी कैपेबल ही नहीं है, वर्क फंक्शन से कम है दादा। क्या करना पड़ेगा, एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, लाइट की एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। नाउ द बिग क्वेश्चन, इफ लाइट इज अ वेव हाउ कैन वी इंक्रीज द एनर्जी। वेव की एनर्जी कैसे बढ़ाते हैं आप, टॉर्च ही ले लो, आप उसकी एनर्जी बढ़ाने जाओ तो आप क्या समझोगे, इंटेंसिटी बढ़ाओगे उसकी, है ना। तो किसी भी वेव की एनर्जी बढ़ाने का मतलब है एम्पलीट्यूड बढ़ाना, आई मीन इंटेंसिटी बढ़ाना। ये सारी बातें आपको मैंने वेव ऑप्टिक्स में सिखाई है। तो यदि लाइट को आप वेव मान रहे हो, तो यदि लाइट की मैं इंटेंसिटी इंक्रीज करता हूं तो इसका मतलब मैं मानता हूं कि एनर्जी इंक्रीज हुई, और एनर्जी इंक्रीज हुई तो उससे क्या होना चाहिए, एमिशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एमिशन होना चाहिए। और एमिशन से क्या आना चाहिए, करंट आना चाहिए दादा। बहुत सिंपल सी एबीसीडी क्लियर होनी चाहिए आपके सामने। यहां पर इंटेंसिटी बढ़ाओ मतलब एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, मतलब करंट आएगा। आपने जो भी लाइट यूज करी थी उस लाइट की इंटेंसिटी खूब बढ़ाई, खूब बढ़ाई, खूब बढ़ाई, लेकिन इलेक्ट्रॉन ससुरा बाहर नहीं आ रहा। आप सोच रहे हो यार ये क्या दिक्कत हो गई है। आपको तो सिर्फ एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी तो मैं बढ़ा रहा हूं, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा। मैं क्या करता हूं, लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज करके देख लेता हूं, लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज करके देख लेता हूं। लेट्स जस्ट से कि यदि मैं ट्राई कर रहा था इफ आई से रेड कलर के साथ, और अब मैं ट्राई कर रहा हूं ब्लू कलर के साथ में, है ना। तो मैंने क्या कर रही है, लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज कर ली। अब मैं देखता हूं क्या कि एमिशन हुआ, मींस इलेक्ट्रॉन बाहर आया। यह सबूत दिया मुझे माइक्रो एमीटर ने डिफ्लेक्ट करके कि भाई साहब हां इस बार इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। साला फंडा समझ में नहीं आया। मतलब कि मैं इंटेंसिटी बढ़ाई उससे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा, फ्रीक्वेंसी बदलने से ऐसा क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन बाहर आया। खैर इस सवाल को मैंने अपने दिमाग में एक तरफ डाल के कहानी को आगे बढ़ाया और देखा कि यदि ब्लू कलर से एमिशन हो रहा है और ब्लू कलर की इंटेंसिटी बढ़ाता हूं तो क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने पाया क्या कि y एक्सिस पर मैं डालता हूं देखिए इंटेंसिटी, और x एक्सिस पर मैं डालता हूं बोले करंट। कौन सा करंट, फोटो करंट। देखता हूं क्या कि इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फोटो करंट बढ़ता जाएगा। इसमें मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं भाई, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब है एनर्जी बढ़ना, एनर्जी बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा निकलना। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो वहां थी, कहां थी कि भाई एक फ्रीक्वेंसी का लोचा फंस गया था। कौन सा, रेड कलर के साथ ये सब मैं कर रहा था तब तो नहीं हुआ, ब्लू के साथ करके देखा तो मान लो हो गया। तो इसका मतलब कोई एक फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट इसमें फंसा हुआ है कि मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी तो देनी पड़ेगी तभी जाके इलेक्ट्रॉन का एमिशन आएगा। तो यहां मेरे पास ये बात आई जिसको मैं वेव थ्योरी से जस्टिफाई कर सकता था, लेकिन साथ ही साथ आया एक कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी कि इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए वी रिक्वायर अ लाइट ऑफ अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। मिनिमम उतनी फ्रीक्वेंसी तो आपको देनी पड़ेगी तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उस फ्रीक्वेंसी को आप बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। शब्द सुनिएगा जरा ध्यान से, आज मैं टेक्निकलिटी के साथ आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर वाकई में बहुत टेक्निकल है और कोर फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स का हिस्सा है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। लेकिन लफड़ा तो सारा यहां है कि फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट ही कहां से आ रहा है, फ्रीक्वेंसी का रोना ही क्या है यहां पर, खेल तो सारा इंटेंसिटी का होना चाहिए।
बात समझ में आ गई? तो एक पार्ट से हम सेटिस्फाइड है और एक पार्ट से हम सेटिस्फाइड नहीं है। इस पार्ट से हम सेटिस्फाइड है कि इंटेंसिटी बढ़ने से करंट बढ़ता है, लेकिन इस पार्ट से हम सेटिस्फाइड नहीं है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी का पंगा क्या है। इसे एक सवाल के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। देखो ये तो हमने देखा बिना वोल्टेज के, अब वोल्टेज को भी इंट्रोड्यूस करके देख लेते हैं। अब हम लोग करेंगे वोल्टेज वर्सेस करंट, यानी कि जो ग्राफ बनेगा वो वोल्टेज और करंट के बीच में बनेगा। बट जो इंसिडेंट लाइट है जिससे सारा खेल चल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी आप सेम रखेंगे, फ्रीक्वेंसी यहां पर रहेगी सेम और इंटेंसिटी बदल बदल के ट्राई करेंगे, यानी कि इंटेंसिटी रहेगी वेरिएबल, वेरिएबल इंटेंसिटी रहेगी और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो मेरे पास एक एक्सिस पर आएगा दादा वोल्टेज और एक एक्सिस पर आएगा करंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर मेरे पास आएगा एक्स एक्सिस पर मैं ले रहा हूं वोल्टेज और वाई एक्सिस पर मैं ले रहा हूं करंट। करंट 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 कौन सा करंट? फोटो करंट। यदि वोल्टेज जीरो है तो क्या करंट आएगा? सवाल है, यदि वोल्टेज जीरो है तो क्या करंट आएगा? यस ऑफ कोर्स आएगा, क्योंकि करंट अभी आया था कुछ देर पहले। बस और बस आपकी जो इंसिडेंट लाइट है उसमें वर्क फंक्शन से ज्यादा की एनर्जी होनी चाहिए, तो क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इस क्लोज पाथ से तो अवश्य ट्रैवल करेगा, तो बिना वोल्टेज एक करंट तो होगा ही, यानी कि यदि जीरो वोल्टेज है तो कुछ करंट तो है ही है। अब यदि आप वोल्टेज दे देते हो, वोल्टेज बढ़ा देते हो, तो क्या होगा? देखिए वोल्टेज कैसी है, सेटअप देखिए वोल्टेज का, टुक 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 टुक, ये नेगेटिव टर्मिनल, हा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, हा, ये नेगेटिव, इसका मतलब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा, ये माइनस उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, बोलेगा चल निकल तेरी मां का साकी ना का। और ये पॉजिटिव क्या करेगा? आजा आजा आजा, एक बार आजा आजा आजा, है ना, खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को। अब जो इलेक्ट्रॉन्स पहले इस सर्किट में, इस क्लोज पाथ में ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये पॉजिटिव पुल करना स्टार्ट करेगा। दैट विल इंक्रीज द करंट। With the increase in voltage, I will see a rise in current. जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा, वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा, लेकिन बहुत जल्दी करंट एक सैचुरेशन पर आ जाएगा, करंट बढ़ना बंद कर देगा। बोले कहां है? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन लाइट निकाल रही है वोल्टेज ने, इस प्लस ने, वो सारे के सारे पुल करने शुरू कर दिए। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो करंट कहां से बढ़ेगा? इसका मतलब करंट आ गया सैचुरेशन पर। ये किसी I1 इंटेंसिटी पर मान के चलिए मैंने देखा। अभी यदि बच्चों में इंटेंसिटी बदल देता हूं और बदलने में यदि मैं इंटेंसिटी बढ़ा देता हूं तो क्या होगा? किसी ज्यादा इंटेंसिटी पर ज्यादा करंट होगा, वो वोल्टेज के साथ ऐसे ही बढ़ेगा भी, और सैचुरेशन वैल्यू जो रहेगी वो भी ज्यादा रहेगी, क्योंकि ज्यादा इंटेंसिटी आने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और आराम से करंट ज्यादा हो जाएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक और इंटेंसिटी मैं ले लूं, I3 ले लूं, तो उसमें भी सेम कहानी मुझे मिलेगी और इस बार सैचुरेशन करंट और ज्यादा मिलेगा, बशर्ते I3 I2 से बड़ा होना चाहिए, और I2 तो I1 से बड़ा हमने पहले बताया ही था। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वेव थ्योरी मेरी सेट बैठ रही है यहां पर। लेकिन झोल है वोल्टेज के टर्मिनल्स चेंज करने पर, बैटरी के टर्मिनल चेंज करने पर। अब मैं क्या करता हूं, इसको यहां से उठा के यहां ले जाता हूं। यदि इसको यहां ले गया तो आप ध्यान से देखिए, मैंने माइनस अब किसको दे दिया है? माइनस इस वाली प्लेट को दे दिया, जिसको कलेक्टर प्लेट बोल रहे थे हम लोग। क्या बोल रहे थे? कलेक्टर प्लेट बोल रहे थे। इसको माइनस दे दिया है और इसको दे दिया है हमने प्लस। क्या होगा? लाइट आएगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगी, इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन ये प्लस इसको वापस बुलाएगा। बेटे इस बार कहीं नहीं जाने देंगे, तुम्हें वापस आना होगा। इसका मतलब करंट को रिड्यूस करना स्टार्ट करेंगे, करंट को रिड्यूस करना स्टार्ट करेंगे, और रिड्यूस करते 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 किसी एक पॉइंट पर करंट हो जाएगा जीरो। जिस नेगेटिव वोल्टेज पर करंट हो जाएगा जीरो, उस वोल्टेज को बोलते हैं आप स्टॉपिंग पोटेंशियल। मार्क द वर्ड्स प्लीज। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब है जहां आकर करंट स्टॉप हो जाए, जिस वोल्टेज पर आकर करंट रुक जाए। कब रुकेगा ये? जब ये सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी निकल रहे थे यहां सबको वापस बुला लेगा। हर इलेक्ट्रॉन के पास अलग स्पीड हो सकती है, जिसके पास मैक्सिमम स्पीड थी, जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, जब वो भी गोल चक्कर लगाना बंद करेगा, जब वो भी इधर जाना बंद करेगा तो करंट बंद हो जाएगा। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है बेसिकली हाफ m v max स्क्वायर के बराबर हो सकता है। क्या है ये? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। कूल, नो प्रॉब्लम इन दैट, बिल्कुल नहीं। I2 इंटेंसिटी के साथ सेम चीज मैं ट्राई करता हूं। I2 इंटेंसिटी पर जब मैंने वोल्टेज को ड्रॉप किया तो मैं देखता हूं क्या कि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, यानी कि इस बार भी मेरे को सेम ही एनर्जी लग गई।
कहने का मतलब ये हुआ कि लाइट की तो एनर्जी बदल गई, लेकिन जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी सेम ही है। हाय 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 हाय, ये कैसे? शुरुआत में तुमने I1 इंटेंसिटी दी थी तो अलग एनर्जी होगी, दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट। I2 इंटेंसिटी दी तो अलग एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल तो ये बता रहे कि दोनों बार सेम ही एनर्जी लेके निकला इलेक्ट्रॉन। बात यहां पर नहीं है। I3 पर भी सेम कहानी हुई है। I3 पर भी मैं देखता हूं क्या कि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम ही है। जाको मतलब ये है बदादा, आप इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बदल रहे हो और आपके हिसाब से आप उसकी एनर्जी बदल रहे हो, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल तो तीनों बार सेम आ रहा है। इसका मतलब आप कितनी भी एनर्जी यहां से डाल रहे हो इसमें, ये हर बार सेम ही एनर्जी लेके निकल रहा है। आपने 10 डाली, 20 डाली, 30 डाली, ये हर बार 10 ही लेके निकल रहा है, 10 ही लेके निकल रहा है, 10 ही लेके निकल रहा है, क्योंकि हर बार स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। तो अब देखो फिर से वही बात, इतने हिस्से में आपको कोई दिक्कत नहीं है, सब परफेक्ट लग रहा है एकदम टनाटन, लेकिन इस हिस्से में आकर फिर से आपको दिक्कत हो गई कि इंटेंसिटी अलग अलग है फिर भी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम क्यों? दूसरा बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है यहां पर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आंखें खोलने वाली बातें लग रही है ना? कभी कुछ चीजें समझ में आती हैं, कभी कुछ चीजें नहीं समझ में आती है। आधा हिस्सा हमें लगता है बिल्कुल सही है, आधे हिस्से में लगता है गड़बड़ है। कहानी अभी भी जारी है, बात कर रहे हैं वोल्टेज वर्सेस करंट की, लेकिन इस बार जो इंसिडेंट लाइट है आपकी, आप उसकी ना सेम इंटेंसिटी रखोगे, अलग अलग लाइट लोगे, सबकी इंटेंसिटी सेम रखोगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी बदल के देखोगे। इस बार क्या बदल के देखोगे? फ्रीक्वेंसी बदलोगे, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी आप इस्तेमाल करने वाले हो। दादा वही ग्राफ है, एक्स एक्सिस पर मेरे पास है पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज, और वाई एक्सिस पर है मेरे पास फोटो करंट। बखूबी मुझे पता है कि यदि 0 वोल्टेज हो तो इसका मतलब कुछ करंट तो अवश्य होगा, वो वोल्टेज के साथ बढ़ेगा भी और उसका एक सैचुरेशन लेवल भी होता है। साथ ही साथ नेगेटिव में एक स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है जहां पर आकर वो करंट 0 हो जाता है। ये किसी एक इंटेंसिटी पर अचीव हुआ, ये किसी एक फ्रीक्वेंसी पर अचीव हुआ। फ्रीक्वेंसी मान ली मैंने ν1। इस बार मैं क्या करता हूं, फ्रीक्वेंसी बदलता हूं। क्या करता हूं? फ्रीक्वेंसी बदलता हूं, यानी कि एक दूसरी लाइट लाऊंगा जिसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी लेकिन इंटेंसिटी सेम होगी। यदि इंटेंसिटी सेम होगी तो मेरी सोच तो यह कहती है इसका मतलब एनर्जी सेम होगी। जो इंसिडेंट लाइट पड़ेगी उसकी एनर्जी सेम रहेगी। देखता हूं मैंने दूसरी फ्रीक्वेंसी के साथ ट्राई करके देखा, बिल्कुल ट्राई करा तो सैचुरेशन करंट सेम ही आया। तीसरी फ्रीक्वेंसी के साथ ट्राई करा तो देखा सैचुरेशन करंट सेम ही आया। बोलो मुझे कोई दिक्कत है क्या यार? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब है एनर्जी, ऐसा मुझे लग रहा है। इंटेंसिटी का मतलब है एनर्जी, और जब एनर्जी यानी इंटेंसिटी सेम है तीनों ही केस में, चाहे ν1 है, चाहे ν2 है, चाहे ν3 है, तो करंट अलग अलग नहीं होना चाहिए, और वो ऐसा दिखा भी नहीं मुझे। लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट में देखा कि तीनों बार सैचुरेशन करंट क्या आया? सेम आया। लेकिन झोल हुआ इस हिस्से में जब तीनों फ्रीक्वेंसी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग आ गया। यहां पर V01, यहां पर V02 और यहां पर V03, और मेकिंग श्योर कि जो ये ν3 था ये बड़ा था ν2 से, ν2 जो था वो बड़ा था ν1 से, यानी कि फ्रीक्वेंसी बदलने के साथ साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बदल रहा है। अब ये फिर पंगा हो गया। पिछली बार तो क्या हुआ था, 10 दिया, 20 दिया, 30 दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकला 10 के ही साथ। अब क्या कर रहे हैं, हर बार 10 ही दे रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी 10 के साथ निकल रहा है, कभी 20 के साथ निकल रहा है, कभी 30 के साथ निकल रहा है। साला पंगा नहीं समझ में आ रहा क्या है? पंगा समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? कि इसका मतलब कहीं हम लोग जो इंटेंसिटी को एनर्जी के बराबर सोच रहे हैं वही तो गलत नहीं सोच रहे। कहीं इंटेंसिटी एनर्जी के इक्विवेलेंट ना हो तो, एनर्जी कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही हो तो, हां हो सकता है। यदि एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती हो तो देखिए फ्रीक्वेंसी अलग होने से हर बार स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग है। पिछले वाले ग्राफ में फ्रीक्वेंसी सबकी सेम थी तो इसलिए सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम था। बोलो कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है, दिक्कत। फिर साला इस हिस्से में वो वैलिड कैसे चल रहा है? इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो इस हिस्से में वैलिड कैसे चल रहा है? यानी कि लाइट की एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, इस बात को यह हिस्सा चीख चीख कर कहता है। लाइट की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, यह हिस्सा चीख चीख कर कहता है। कंफ्यूजिंग भी लग रहा होगा, और यदि डेप्थ में घुस रहे होगे इसके तो उतना ही इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा होगा कि इसमें होना क्या है फाइनली। फिलहाल तो मुझे बस इतना दिखने लगा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, तो मैं एक छोटा सा ग्राफ
स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ही बना लेता हूं। मान के चलो वाई एक्सिस पर मेरे पास है, क्या लिया मैंने, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और एक्स एक्सिस पर मेरे पास है फ्रीक्वेंसी। कुछ फ्रीक्वेंसीज तो ऐसी होती हैं जिन पर स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए ही नहीं, मतलब कि करंट ऑलरेडी जीरो होता है। कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है? जो भी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम होती है ना। मैंने बोला था मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। मान के चलो किसी की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो इससे पहले तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि करंट होगा ही नहीं। इस फ्रीक्वेंसी पर आकर, ये फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी पर आकर स्टॉपिंग पोटेंशियल आना शुरू होगा, क्योंकि अब करंट आया है और वो फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। यानी कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। बहुत क्लियर सी बात समझ में आ रही है। स्टॉपिंग पोटेंशियल किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को। और वो किस पर डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पर। यानी कि एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पर। ऐसा अब हमें थोड़ा थोड़ा लगने लगा है। जो हम लोग पहले मान रहे थे ना कि एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रही है, उसमें अब थोड़े क्वेश्चन मार्क आने शुरू हो गए हैं। और मैंने इस ग्राफ से यह पता कर लिया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर कैसे डिपेंड करता है, तो लीनियरली डिपेंड करता है। ये किसी एक मेटल के लिए अलग हो सकता है, किसी दूसरे मेटल के लिए अलग हो सकता है। दूसरे मेटल की जो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो अलग हो सकती है, लेकिन उसका जो रिलेशनशिप है स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ वो सेम ही रहता है। क्या? लीनियरली। ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। क्या बात समझ में आई? मैंने यहां पर लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट से 4 ग्राफ तैयार करे हैं। मैं इस वीडियो को भी खत्म कर रहा हूं, लेकिन एक समरी के साथ। यदि आपने ये 4 टॉपिक मेरे यहां पर 4 ग्राफ मेरे यहां पर पढ़े हैं, तो समरी जरूर देख के जाना, तुम्हें तुम्हारी मां कसम है। समरी इस सारी कहानी की बहुत आसानी से समझ में आएगी, जरा देखना। हमारे पास एक समुद्र है, उस समुद्र में है कोई एक पेड़। कौन सा पेड़? मान लेते हैं मैंगो ट्री है, ठीक है दादा। अभी आप इस मैंगो ट्री से मैंगोज को इजेक्ट करना चाहते हो, नॉकआउट करना चाहते हो मैंगोज को। 2 तरीके हो सकते हैं। तरीका नंबर 1 कि आप क्या करें, जो पानी है, समुद्र का जो पानी है, उसमें वेव डेवलप करें। वो पानी की वेव्स जाएंगी, पेड़ से टकराएंगी, पेड़ को शटर करेंगे, हिलाएंगे पेड़ को, फल तक एनर्जी पहुंचेगी, फल गिरेगा नीचे। हाँ कि ना? बिल्कुल हाँ। दूसरा तरीका है कि आप पत्थर उठाएं और सीधा फल पर मारें, फल गिर जाएगा बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी ही कहानी है कि जैसे मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस पे हमारे पास अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन। तो मेटल सरफेस वो पेड़ है, इलेक्ट्रॉन वो फल है। यदि आप वेव से एनर्जी देते हो, यानी कि हीट से एनर्जी देते हो, तो भी आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हो। और यदि आप इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन को टकराते हो, कोलाइड कराते हो, तब भी आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हो। सेम कहानी। अभी देखिए क्या कि यदि लाइट एक वेव है, यदि लाइट एक वेव है, इसी स्टेटमेंट के ऊपर मेरे सारे एक्सपेरिमेंट हैं अभी तक के। लाइट एक वेव है, ये स्टेटमेंट सर्वोपरि है, सबसे ऊपर यही माना मैंने। लाइट एक वेव है तो मुझे पता है कि वेव की एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। यानी कि यहां कुछ ऐसा होता है बच्चों की, यदि मैं पानी की इंटेंसिटी यानी कि उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दूं और पेड़ पर टकराऊं, तो देख रहा हूं कि फल नीचे नहीं आ रहा। मैंने वेव की और ज्यादा हाइट कर दी, और ज्यादा इंटेंसिटी दे दी, और ज्यादा एनर्जी दे दी, लेकिन फल बाहर नहीं आ रहा। पंगा हो गया। मैंने जो पानी है उसका कलर चेंज कर दिया, मैंने जो पानी है उसका कलर चेंज कर दिया, और कलर चेंज करके देखा तो फल बाहर आया। पहला ग्राफ याद करो, जहां आपको मैंने बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि लाइट का कलर बदलने से एमिशन हुआ था। लाइट का कलर बदलने से एमिशन हुआ था। जिस कलर के साथ ये फल बाहर आया था बच्चों, यदि उस कलर की इंटेंसिटी बदलूं तो फल की एनर्जी भी बढ़ जाती है। ऑफ कोर्स बढ़नी चाहिए। जब यहां से ज्यादा एनर्जी दोगे तो फल के पास ज्यादा एनर्जी होगी। बस और बस ये कलर वाला पंगा समझ में नहीं आया, एक बात। दूसरी बात क्या कि अब सोचिए जरा, मैंने एक दूसरा ग्राफ रेडी करा था यहां पर कुछ ऐसा, जिसमें मेरे पास क्या था कि 3 अलग इंटेंसिटी ट्राई करी मैंने, तीनों बार सैचुरेशन करंट अलग अलग आया, लेकिन तीनों बार स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम ही आया था। स्टॉपिंग पोटेंशियल सिंपल सी एक ही बात बताता है कि जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसके पास कितनी एनर्जी है, यानी कि ये जो फल आपका गिर रहा है ये किस एनर्जी से गिर रहा है।
यदि मैं यहां से हर बार अलग अलग एनर्जी के साथ वेव को डालता हूं तो क्या होना चाहिए, हर बार फल के पास अलग एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन मुझे सेम ही एनर्जी मिलती है। जबकि यदि मैं फ्रीक्वेंसी बदल दूं बच्चों, यदि मैं फ्रीक्वेंसी बदल दूं तो मैं देखता हूं कि हर बार अलग अलग एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास। यानी कि यदि सिर्फ कलर बदल बदल के ट्राई करूं, ब्लू कलर, येलो कलर, रेड कलर, तो देखता हूं कि मैंगो के पास अलग अलग एनर्जी है। ठीक है, ये बड़े बड़े सवाल मेरे सामने वेव थ्योरी से खड़े हुए हैं। इन सवालों का निचोड़ एक ही है कि फ्रीक्वेंसी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है। सवाल नंबर 1, फ्रीक्वेंसी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है, या यूं समझ लीजिए फ्रीक्वेंसी पर इजेक्टेड मैंगो की, जो मैंगो सेपरेट हुआ है ट्री से, उसकी एनर्जी डिपेंड कर रही है। ठीक हो गई बात। और दूसरा सवाल यह है कि यदि फ्रीक्वेंसी पर ही डिपेंड कर रही है तो फिर ये सैचुरेशन करंट अलग अलग क्यों होता है अलग अलग इंटेंसिटी में, या फिर सेम क्यों होता है सेम इंटेंसिटी में। यानी कि एक हिस्से में एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है और एक हिस्से में एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। इन सारे बड़े बड़े सवालों के साथ आज का एपिसोड होता है समाप्त। अगले धारावाहिक में हमें इन सवालों के जवाब मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल पर बहुत सारा प्यार लुटाइए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और फैला दीजिए। जय हिंद, जय भारत।